गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैंपियंस कैंप। 70 डेज चैलेंज का आज हमारा 4th डे है। आज का टॉपिक लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज में पहला क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं तो आपको कमेटी के नाम याद रखना है, साथ में वो किस ईयर में आए थे और क्या एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और उसके मेजर रिकमेंडेशंस, जैसे कि बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम पंचायती राज को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था। साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि पहला स्टेट कौन था जिसने पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया था। साथ में आपको वहाँ पे डेट और ईयर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट कमेटी है अशोक मेहता कमेटी। ये 1977 में इसको बनाई गई थी। इसका जो मेजर रिकमेंडेशन था कि वो आप 2 टियर सिस्टम को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट कमेटी GVK रॉय कमेटी, जिसको 1985 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। नेक्स्ट कमेटी इज़ LM सिंघवी कमेटी। इसको 1986 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उसके बाद थंगन कमेटी है और गडगिल कमेटी है। तो आपको ये सारी कमेटी, आपको उनके नेम याद रखना है और किस ईयर्स में आए थे आपको ये ध्यान में रखना है। और पंचायती राज कब इफेक्ट में आया तो आपको ये डेट 24 अप्रैल 1993 आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अनदर एरियाज जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें शेड्यूल हैं उसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं, या फिर जो इसके पावर फंक्शंस डील करते हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू आते हैं। एक और यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि 3 टियर सिस्टम जो है वो नेसेसरी नहीं होता है अगर स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो तो। रिजर्वेशन ऑफ सीट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ST ST या फिर विमेंस के लिए कितना रिजर्वेशन है। ड्यूरेशन आपसे पूछ सकता है, तो 5 ईयर्स का टर्म होता है। क्वालिफिकेशन की पूछ सकता है कि जो भी लोकल लेवल पे जो लोग कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, उनकी एज कितनी होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है और उनको रिमूव कैसे किया जाता है। इसी तरह से फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये कितने सालों में किया जाता है। तो इस चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप जो है पेसा एक्ट, आपके इसके रिकमेंडेशंस या फिर इसके प्रोविजंस नहीं भी पता है तो आपको ये किस ईयर में आया था आप इतना उसको पढ़ लेना। यूपी में भी 3 टियर सिस्टम है। तो उसके जो आपका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये आपके यहाँ पे इसको नाम याद कर लेना। उसके बाद जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनी है, आपको सिर्फ कमिटी के जो इसका चेयरमैन है उसका नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिर्फ जो चेयरमैन है उनके नाम पे कि ये कमिटी किसके लिए बनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है म्यूनसिपलिटीज़। इसमें अगेन आपको जो है यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट याद करना है जिसके थ्रू जो है म्यूनसिपलिटीज़ आया था। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बना था, तो आपको याद होना चाहिए ये मद्रास में बना था। इसी तरह से फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। तो अगेन यहाँ पे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स पे, उनके आपको चेयरमैन का नाम याद रखना है। आपको यहाँ पे पार्ट ये किस की जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है किस पार्ट में आती है और इसका जो पावर फंक्शन है वो किस आर्टिकल से डील करता है
और इसमें जो इसके शेड्यूल है वो किस शेड्यूल में आता है, साथ में उसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि जो वार्ड कमेटी बनाई जाती है उसके लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 3 लाख का फिगर याद रखना है। ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में बस आपको जो यहाँ पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जितने भी कितने मेंबर्स वहाँ पे इलेक्टेड होने चाहिए, बस आपको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में भी आपको बस ये फैक्चुअल फिगर्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स को वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, बस इतना पता होना चाहिए। 12 शेड्यूल के जो आप एक स्पाइस के जो भी 18 में फंक्शनल आइटम्स दिए हैं आप उसको एक बार रीड कर लेना। वैसे तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। फिर यहाँ पे आपको कितने टाइप के अर्बन गवर्नमेंट्स होते हैं, तो आपको जो भी इसके 8 टाइप दिया हुआ है आपको सारे के नाम याद होना चाहिए। इनके अगर डिटेल नॉलेज नहीं भी है तो काम चल जाएगा, बस आपको ये 8 जो अर्बन गवर्नमेंट्स दी हैं आप उनको आपके नाम पता होने चाहिए। तो ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। आर्टिकल्स आपको जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपको वो पढ़ लेना, जैसे कि आपको यहाँ पे आर्टिकल 243W जो कि डील करता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उसी तरह से आपको जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप उनको अच्छे से याद कर लेना। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनियन टेरिटरीज। इसमें आप जो है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर लेना, क्योंकि दिल्ली हमेशा न्यूज़ में होती है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में दिल्ली असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने वहाँ पे मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स हो सकते हैं, आप उसके क्राइटेरियाज उसके जो है आप वो देख लेना। अगेन एक जो है यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर होता है कि जो यूटीज़ में वहाँ पे बनाए जाते हैं तो उसको क्या नेम वहाँ देते हैं, जैसे कि दिल्ली में वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंसेप्ट है, जबकि चंडीगढ़ में वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो आपको और आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या उनको बोला जाता है। साथ में जितनी भी यूटीज़ हैं उनके हाई कोर्ट का जुडिक्शन वो किस स्टेट के हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं, आप ये देख लेना, क्योंकि सिर्फ दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। अदर जो भी यहाँ पे यूटीज़ हैं वो किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं। ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगेन यहाँ पे आपको आर्टिकल और पार्ट को देख लेना है। इसमें जो सिंपल क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि जो शेड्यूल एरिया है उनको कौन डिक्लेयर करता है, तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट दे सकता है, गवर्नर का ऑप्शन दे सकता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं और कितने नॉमिनेटेड होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे जो है दो यहाँ पे कमीशन को अपॉइंट किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड STs, पर्टिकुलरली यहाँ पे ST के लिए। तो आपको जो है UN देभार कमीशन और दिलीप सिंह भूरिया कमीशन आपको दोनों पता होना चाहिए, इनके नेम आपको याद होने चाहिए। फिर आपको जो है 6 शेड्यूल में जो स्टेट आते हैं आपको उनका नाम याद होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जैसे कि ऑटोनॉमस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनती हैं तो उसमें कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और कितने इलेक्टेड होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ट्राइबल एरियाज़ में जो भी ट्राइबल एरियाज़ बनाए गए हैं इन 4 स्टेट में आपको उन एरियाज़ का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें हम कुछ जितनी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हम उसमें कुछ कॉमन थीम को आइडेंटिफाई करेंगे और आप इंश्योर करोगे कि आप जो है चैप्टर्स के पहले उन थीम्स को लिख लोगे और आप जब भी रिवीजन करोगे तो
तो आप सिर्फ इन पॉइंट्स को देख लेना, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में है वो बन सकता है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। साथ में क्या जैसे कि कोई भी जो कमेटी बनती है इनके सिलेक्शन के लिए, उस कमेटी में मेंबर कौन कौन से हैं। जैसे कि सीवीसी है तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनती है उसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो आपको उस सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो पता होना चाहिए। कभी कभी वहाँ पे एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनती है तो जो सर्च कमेटी के मेंबर्स होंगे आपको उसका भी पता होना चाहिए। साथ में उसके बाद इसका कंपोजिशन कितना होता है कि ये सिंगल मेंबर बॉडी है या फिर जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज हैं उसमें जो है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए। आपको टर्म भी यहाँ पे याद रखना है कि उनका टेन्योर कितने साल का होता है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन या फिर जो है कैग, इनका जो टेन्योर 6 ईयर का होता है, जबकि वहीं पे सीवीसी का 4 ईयर्स का होता है और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 3 ईयर्स का होता है। तो आपके इनके टेन्योर्स इनका पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको जो उनका क्वालिफिकेशन होता है कि कौन बन सकता है वो पता होना चाहिए। साथ में कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होगी, क्या वो जो है यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में कि गवर्नमेंट की सर्विस में फर्दर कहीं और पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं, या फिर उनका री अपॉइंटमेंट हो सकता है नहीं। आपको इन पॉइंट्स को देखना है। उनका रिमूवल प्रोसीजर कैसा होगा, आप बस इतना आपको देना है। तो आप जो है जितनी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी हैं उनके चैप्टर की स्टार्टिंग में आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है आप वहीं पे अपने उसके साइड में लिख दीजिए। तो जब भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को रिवाइज करना है, बाकी पूरे चैप्टर्स को आपको छोड़ देना है। मैंने सारे जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं मैंने वहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया है। इसमें भी टर्म 6 ईयर एंड 65। तो आपको यही चीज़ें को आपको सारे चैप्टर्स में आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पावर फंक्शंस इनके ड्यूटीज़ हैं वो मेंस का टॉपिक है। अगर प्रीलिम्स में आएगा तो आप उसको इजीली कर लोगे ऑप्शंस को देख के। नेक्स्ट चैप्टर यूपीएससी, इसमें आपको आर्टिकल और पार्ट पता होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने बताया वहाँ पे यहाँ पे सिमिलर है कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितना उनका टेन्योर होना चाहिए, इनका रिमूवल कैसा होता है। तो ये चैप्टर्स आपको काफ़ी इजी, आप जो है 1 या 2 घंटे में आप जितनी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप जो भी मैंने बताया है वो क्राइटेरियाज आप उसको जो है चैप्टर्स के पहले ही लिख देते हो। अब स्टेट के केस में आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी स्टेट का टर्म पूछ लेता है, क्योंकि जो यूनियन लेवल बॉडी होती हैं यूनियन लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे होती है उनमें थोड़ा सा टर्म का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स के वहाँ पे टेन्योर होता है वो 62 ईयर्स का होता है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, बट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंस कमीशन आता है। यहाँ पे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार से यही पूछ चुका है कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए हैं अब तक, उसमें पहला आपको यहाँ पे उनका चेयरमैन कौन था, दूसरा कौन था ये पता होना चाहिए, और करेंटली चेयरमैन कौन है और किस नंबर का ये फाइनेंस कमीशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जीएसटी काउंसिल में आपको अमेंडमेंट याद रखना है और आपको आर्टिकल याद रखना है।
यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एससीज में आपको आर्टिकल याद करना है, और यहाँ पे आपको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ध्यान रखना है, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत ही नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी को बाइफरकेट किया गया था। कंपोजिशन आप एक बार यहाँ पे देख लेना। फंक्शंस नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड ओबीसी के सिंपल हैं, तो आपको अब वैसे भी ये बहुत ही एक बेसिक सा होता है, अगर ऑप्शन में आएगा क्वेश्चंस तो आप इसको आराम से कर पाओगे। तो इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ प्री के लिए बताने के लिए नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। ओबीसी में आपको जो है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी में आपको ये याद रखना है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, और साथ में इसका आर्टिकल क्या है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यहाँ पे आपको इसका पार्ट याद रखना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है। साथ में इस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके रीजनल ऑफिस कहाँ है, आपको बस ये याद यहाँ पे रखना है। कैगी के केस में अब आपको आर्टिकल यहाँ पे सारे याद होने चाहिए, और कभी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स को किसको कहा जाता है। यहाँ पे जो है कैग 3 यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करता है, तो आपको उन रिपोर्ट्स के नाम याद होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, और साथ में आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। उसी तरह से आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन नीति आयोग, यहाँ पे आपको नीति का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और ये भी दे सकता है कि क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। प्लस पूछ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन कि नीति आयोग है क्या, तो आपको वहाँ पे टिक करना है कि नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है। कंपोजिशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, खासकर यहाँ पे क्वेश्चन आ भी चुका है, इवन यूपीएससी भी क्वेश्चन आ चुका है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। आपको गवर्निंग काउंसिल और रीजनल काउंसिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लेना कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला कि चेयरपर्सन कौन होता है, दूसरा वाइस चेयरपर्सन कौन है अभी करेंटली, और तीसरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो मैंने यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन का नाम लिख दिया है, श्री सुमन बेरी जी हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सुब्रमण्यम है। तो आपको ये दोनों नाम आप जरूर याद रखना। फिर यहाँ पे आपको टीम इंडिया विंग के उसमें ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, किसको ये मतलब किसका ये रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है। ये सारे टॉपिक मेन से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको बस ये ध्यान देना है कि पहला प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, आपको बस उसका वहाँ पे डेट ईयर पता होना चाहिए। उसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब इस्टेब्लिश की गई थी, आपको ईयर पता होना चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो पहला यहाँ पे दे सकता है कि जो यहाँ पे NHRC है, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
या फिर ये किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, या फिर इसके एक्ट का ईयर पूछ सकता है। अगेन यहाँ पे आपको कंपोजिशन याद रखना है, इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, इसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके मेंबर्स कौन है, और साथ में आपको यहाँ पे देखना है कि कितने इसमें जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है ये देखना है, इनका टर्म कितना होता है, क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है री अपॉइंटमेंट के लिए, आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है। फंक्शंस अगर आएगा तो आप उसको ईजिली कर लोगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, आपको ये ध्यान देना है। इसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी आपको देखना है। दो 2019 में जो भी अमेंडमेंट हुए थे आपको वो देख लेना है, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है तो काफ़ी चेंजेस यहाँ पे किए गए थे, तो आपको इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। CIC के केस में यहाँ पूछ सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस ईयर में आया था, फिर इसका कंपोजिशन, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये आपको ध्यान देना है। दो 2019 में जो भी अमेंडमेंट हुए थे CIC में, आपको वो देख लेना है कि RTI अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, आपको उसको आप एक बार देख लेना। फिर CBC के केस में एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है वो होता है कि CBC जो है किसके रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो आपको यहाँ पे संतनाम कमेटी को ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे कंपोजिशन और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर्स कौन कौन हैं। विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में बस आपको वहाँ पे ईयर ध्यान देना है। CBI केस में भी जो क्वेश्चन आ चुका है कि CBI किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो आपको यहाँ अगेन आपको संतनाम कमेटी यहाँ पे याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या CBI एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको ये बस ध्यान रखना है। CBI एकेडमी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में है, गाजियाबाद में, आपको ये याद रखना है। लोकपाल और लोकायुक्त, जो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन है वो फर्स्ट टाइम किस कंट्री में आया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोकपाल और लोकायुक्त का फर्स्ट टाइम किसने उसको रिकमेंड किया था। अगेन यहाँ पे आपको कंपोजिशन, सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी के मेंबर्स पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन ये अभी पूछा जा चुका है कि फर्स्ट टाइम जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त किस स्टेट में आया था, तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे उड़ीसा दिया हुआ है, बट उड़ीसा में यहाँ पे इफेक्ट में नहीं आया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपको ये ध्यान देखना है, और इसका टेन्योर कितना होता है, तो ये तो हर स्टेट का अलग होता है, पर यूपी के केस में जो लोकायुक्त का टेन्योर है वो 8 साल का है, तो आपको वो ध्यान रखना है। NIA केस में आपको एक्ट पूछ सकता है कि किस ईयर में आया था। आपको एक बार इसके जो भी फीचर्स थे NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो एक बार देख लेना है। NDMA के केस में किस ईयर में एक्ट आया था ये देखना है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, आपको बस इतना याद रखना है।
तो आज का टारगेट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को रिवाइज करना बहुत आसान है। मैंने जो भी क्राइटेरियाज वहाँ पे बताए हैं कि आपको अपॉइंटमेंट जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है, आपको उन चैप्टर से पहले उन सब चीज़ों को लिख लेना है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करने आओगे, आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ लो और आपका ईजिली बहुत ही कम टाइम में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।